हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड टॉपिक्स को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, एल आई ओमेगा और टॉर्क आई अल्फा का रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर अपन चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। भाई रोटेशन के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ते चले आ रहे हैं। सारी जो क्वांटिटीज़ हैं लीनियर क्वांटिटीज़ के पैरेलल में जितनी रोटेशनल क्वांटिटीज़ हैं उनको अपन ने यहाँ डिस्कस किया है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उस रोटेशनल मोशन करते हुए मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के पास मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी। ठीक है, अब रोटेशन जब करेगा तो उस टाइम जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, लाइट मेरे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, ये मेरे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, ये इसकी एक्सिस हो गई। ठीक है, लाइट एक ओमेगा वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं। फर्स्ट m1 मास है जिसका, ये m2 मास वाला, ये m3 मास वाला है ना, ये mn मास वाला, इसका डिस्टेंस rn हो गया, इसका डिस्टेंस r3 हो गया, इससे इसका r2 हो गया, इसका r1 हो गया। तो ये ऐसे n तक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब हमको पता है कि हर एक पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो तो डिफरेंट होती है। एंगुलर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की सेम होगी। तो लाइट इसकी लीनियर वेलोसिटी v1 है, इसकी लीनियर वेलोसिटी v2 है, इसकी v3 है और इसी तरह सारे पार्टिकल से होते हुए इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है, vn है। ठीक है, अब इनकी काइनेटिक एनर्जीज होंगी। क्या होंगी काइनेटिक एनर्जीज? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, पार्टिकल 1, क्या होगी, हाफ m1v1 स्क्वायर। ठीक है, ऐसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 क्या होगी, हाफ m2v2 स्क्वायर। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल nth की बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, क्या हो जाएगी, हाफ mn/vn स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मुझे तो रोटेशन के बारे में बात करनी है। v इज अ लीनियर वेलोसिटी, तो v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का रिलेशन अपन को पता है। v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी काइनेटिक एनर्जी K1 क्या हो जाएगी, हाफ m1 v इज r ओमेगा, तो r1 स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ये क्या हो जाएगी, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दिस विल बी हाफ m3 r3 स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर, सॉरी mn nth है ये, mn एंड rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी है ना, ये हर एक पार्टिकल के रोटेशन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट कर रही है। ठीक है, तो दीज आर व्हाट, दीज आर एंगुलर वेलोसिटीज, सो दीज आर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ईच पार्टिकल। ठीक है, ओमेगा से अगर रोटेट करेगा तो ये वेलोसिटी कंटेन करेगा। सो अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालूं, सो नेट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, क्या हो जाएगा भाई, ये काइनेटिक एनर्जी जो स्केलर क्वांटिटी है सबको ऐड कर दो, K1 K2 प्लस Kn। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी, रोटेशनल, क्या हो जाएगी भाई, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड डैश हाफ mn rn स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट, हाफ ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन आ गया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश mn rn स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ इसको समेशन की फॉर्म में, नेट काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल विल बी हाफ ओमेगा स्क्वायर, दिस इज
समेशन एम आई आर आई स्क्वायर एंड आई इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा। किसकी वैल्यू है ये? दिस इज व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये क्या हो जाएगा अपना? काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन विल बी व्हाट? हाफ आई एंड ओमेगा स्क्वायर। तो अपना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और लीनियर क्या होती है? हाफ एम बी स्क्वायर होती है। आगे बात समझ में? ये तो बात हो गई किसकी? काइनेटिक एनर्जी की। अब हमने क्या है इस चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात की थी। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की जो अपन ने बात की तो हमें कह रहे थे कि भाई अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उस पर नेट टॉर्क कौन सा? एक्सटर्नल टॉर्क कैसा है? 0 है। ठीक है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसा रहता है? कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो उस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को अपन यूज़ कर सकते हैं। उसके एग्जाम्पल्स अपन बहुत सारे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ अपन एल एंगुलर मोमेंटम था ना। ठीक है, अगर अपना टॉर्क इक्वल टू 0 हो, एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो, दैट मीन्स ये dl/dt होता था। टॉर्क इक्वल टू विल बी 0। एल क्या था? कांस्टेंट या कंजर्व था। ठीक है, एक रिलेशन हमने निकाला है एल का किसके साथ? आई और ओमेगा के साथ। हम जानते हैं एल इक्वल टू आई ओमेगा, दैट मीन्स एल विल बी कांस्टेंट, सो आई ओमेगा विल बी व्हाट? कांस्टेंट और कंजर्व। ये भी तो होगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो एल कांस्टेंट है, आई इक्वल टू क्या होता है? एम आर स्क्वायर, यही तो होता है, इनटू ओमेगा विल बी व्हाट? कांस्टेंट। ये होगा क्या? इसका मतलब अगर एल कांस्टेंट है, ठीक है, और आर की वैल्यू को इंक्रीज किया जाए तो ओमेगा क्या होगा? रिड्यूस होगा। लेकिन अगर आर की वैल्यू को रिड्यूस किया जाए तो ओमेगा क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका एग्जाम्पल्स अपन कहाँ देख सकते हैं? देखो इसका एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, कोई आइस स्केटर है। आइस स्केटर देखा है आपने? तो आइस के स्केटर क्या करता है? आइस के ऊपर स्केट करता है ना, स्पेशल टाइप के स्केटिंग शूज़ पहन के। ठीक है, तो आइस स्केटर क्या करता है? पहले मान लो वो उसके ऊपर स्केट कर रहा है ना, या कोई स्पेसिफिक वो अपना शो कर रहा है, टैलेंट है ना, तो वो क्या करते हैं? पहले मान लो रोटेट करते हैं। तो रोटेट करते हैं तो पहले रोटेशन जब स्टार्ट करते हैं तो वो हाथ ऐसे बाहर रखते हैं, कंप्लीट रखते हैं, है ना, और हाथ अपने पूरे फैला के और तब रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, है ना। भाई हाथों से फोर्स लगाते हैं, उनके थ्रू रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। जब वो रोटेशन एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो वो अपने हाथों को ऐसे से ऐसे बांध लेते हैं, टाई कर लेते हैं। क्यों? और जैसे ही वो अपने हाथों को ऐसे टाई करते हैं वैसे उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। एक और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे आप एक रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हो, है ना, उस रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ के आप स्पिन हो रहे हो, खुद घूम रहे हो। ठीक है, तो आप घूमना कैसे स्टार्ट करोगे? पहले अपने ऐसे हाथ फैलाओगे और ऐसे ऐसे पुश करोगे अपनी बॉडी को, तो रिवॉल्विंग चेयर रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो वो एक स्मॉल वेलोसिटी से लेस वेलोसिटी से रोटेट कर रही होगी। लेकिन क्या होगा कि आप उसको ऐसे पुश कर रहे हो, पुश करने के बाद अगर आप अपने हैंड ऐसे क्लोज कर लो तो क्या होगा? अपने आप उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही आपने आर को कम किया, है ना, आपने अपने हाथ जैसे अंदर किया, आर कम हो गई, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अपने देखा भी कई बार, जैसे स्विमर होते हैं ना, है ना, बहुत हाइट पे से मान लो जंप कर रहे हैं स्विमिंग पूल के अंदर। पूल के अंदर जब जंप कर रहे हैं तो वो जंप करना स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट जंप करते हैं, और जंप करने के बाद देखा होगा कि जैसे मान लो जंप कर लिया, उसके बाद वो अपने सर को घुटनों के पास लाके घुटने पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो क्या है, ऐसे रिवॉल्व करने लगते हैं हवा में। रिवॉल्व करने के बाद फिर वो अपने आप को वापस ओपन कर लेते हैं और फिर नीचे जंप कर जाते हैं वाटर के अंदर। तो उन्होंने अपने आप को क्लोज क्यों किया? क्लोज इसलिए किया जिससे उनका आर रिड्यूस हुआ, उससे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हुआ, उससे उनका ओमेगा, फिर वो रिवॉल्व करने लगते हैं एयर के अंदर। वो रेवोल्यूशन रोकना है तो क्या कर लेते हैं? अपने को स्प्रेड कर लेते हैं, फैला लेते हैं, उससे आर इंक्रीज हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है और ओमेगा क्या हो जाता है?
रिड्यूस हो जाता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ, जो जनरल लाइफ में हम देखते हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अपन ने वो भी देखा होगा ना, चॉपर देखा है, हेलीकॉप्टर देखा है। हेलीकॉप्टर में देखना 2 विंग होते हैं। विंग्स मतलब सिंगल एक जगह विंग नहीं होते, 2 जगह विंग होते हैं। क्यों भाई? उड़ने के लिए तो एक ही चाहिए ऊपर, वो दूसरा क्यों है पीछे? दूसरा इसलिए है क्योंकि मान लो वो उड़ रहा है, वो विंग ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो विंग जब वो ऐसे रोटेट कर रहा है एक डायरेक्शन में, तो ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अपना जो चॉपर है, हेलीकॉप्टर है ना, वो विंग के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगा। भाई विंग अगर ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जो चॉपर है, हेलीकॉप्टर है, वो कैसे कर जाएगा? वो क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगा। तो हेलीकॉप्टर क्लॉकवाइज रोटेट ना करे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए, इसलिए दूसरा विंग वहाँ लगाया जाता है। वो क्या करता है? उसको बैलेंस करता है, ठीक है, जिससे अपना जो मोमेंटम है वो कैसा रहता है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, बैलेंस रहता है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ क्यों ले रहा हूँ? इसका एक यूज़ अपन अर्थ के लिए भी कर सकते हैं, है ना। एक कुछ क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से पहले भी आ चुका है कि भाई अर्थ का साइज़ अगर श्रिंक हो जाए, अर्थ का साइज़ अगर इंक्रीज हो जाए, तो फिर डे और नाइट के टाइमिंग में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए मैं इसको यूज़ लूँगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अपन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखें, मान लो मेरे को क्या देखना है? इफेक्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑन डे देखना है, ठीक है। इफेक्ट ऑन ड्यूरेशन ऑफ डे। 2 तरीके से अपनी अर्थ श्रिंक, या तो श्रिंक हो जाए या उसका साइज इंक्रीज हो जाए, ठीक है, या किसी भी प्लेनेट के बारे में बात कर सकते हैं अपन। तो फर्स्ट केस हो सकता है कि भाई साइज तो चेंज हो, बट उसका मास जो है ना वो कांस्टेंट रहे, मास रिमेन्स कांस्टेंट, साइज चेंजेस बट मास रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, मास कांस्टेंट रहेगा, मतलब अर्थ बड़ी हो गई या छोटी हो गई, बट मास चेंज नहीं हुआ उसका, ठीक है। अब उनको पता है कि भाई कुछ भी हो जाए बट एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व, ठीक है। मान लो भाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो अप्लाई होगा ही, दैट मीन्स भाई मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ मैं, एंगुलर मोमेंटम बिफोर चेंज इन साइज, will be equal to angular momentum after change। यही तो होगा। अगर मैं इनिशियली L1 मानूं और बाद में L2 मानूं तो L1 मस्ट बी इक्वल टू L2, ठीक है। और अपन को पता है L इक्वल टू क्या है? आई ओमेगा। दैट मीन्स इनिशियली अगर I1 और ओमेगा 1 मानूं मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वेलोसिटीज, और बाद में I2 और ओमेगा 2 मानूं, दैट मीन्स I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 क्या होता है? mr², ठीक है। अब मास तो सेम रहा है, मास तो मैं इनपुट कर देता हूँ, रेडियस लेट r1 थी इनिशियली, इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 विच इज m, मास तो सेम रहा है और रेडियस तो चेंज हुई है क्योंकि साइज चेंज हुआ है, ओमेगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स r1² ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू r2² ओमेगा 2। दैट मीन्स ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू व्हाट? r2² अपॉन r1²। ये होगा क्या? ठीक है भाई, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 विल बी r2² अपॉन r1²। मुझे इफेक्ट किस पे निकालना है? ड्यूरेशन पे, टाइम पे। टाइम कौन था? टाइम पीरियड, ठीक है। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। मान लो अर्थ अपनी रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अराउंड ओमेगा वेलोसिटी से, ठीक है। लेट टोटल रोटेशन कितना लेती है? 2π, टाइम t के अंदर लेती है, ठीक। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2π अपॉन t, विच इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी। दैट मीन्स ओमेगा 1 कैन बी रिटन एज 2π, और इनिशियली लेट t1 टाइम लेती थी, 2π अपॉन t1, एंड ओमेगा 2 इक्वल टू बाद में
जब साइज चेंज हो गया तो T2 टाइम लिया तो ओमेगा 2 विल बी 2 पाई अपॉन T2, सो ओमेगा 1 इज 2 पाई अपॉन T1 एंड ओमेगा 2 इज 2 पाई अपॉन T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। दैट मीन्स T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। दैट मीन्स T1 अपॉन T2 विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। दिस विल बी द चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। ठीक है, दैट मीन्स जो टाइम पीरियड है अर्थ का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन ये चेंज अपन ने कब निकाला है, जब मास कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई अर्थ जो है ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ वैसे, है ना, मैं आपसे बोलूँ कि भाई अर्थ है, अर्थ की रेडियस इनिशियल की हाफ हो गई बट मास सेम रहा, तो अर्थ के टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई R2 को इनिशियल का हाफ कर रहा हूँ R/2 और R1 में क्या मान रहा हूँ, R मान रहा हूँ। दैट मीन्स T1 अपॉन T2 विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R2, R अपॉन R/2, यही तो का स्क्वायर। दैट मीन्स T1 अपॉन T2 विल बी व्हाट 4, ये होगा। ठीक, दैट मीन्स T1 विल बी व्हाट 4 इंटू T2, सॉरी T2 विल बी व्हाट T1 अपॉन 4। T1 कितना है, अभी कितना टाइम लेती है 24 आवर अपॉन 4, T2 विल बी व्हाट 6 आवर। मतलब रोटेशन कितने आवर में कंप्लीट कर लेगी, 6 आवर में कंप्लीट कर लेगी। मतलब दिन रात कितने टाइम के हो जाएंगे, 6 घंटे के हो जाएंगे। 3 घंटे का दिन होगा, 3 घंटे की रात होगी अगर साइज ऑफ हो जाए तो। ठीक है, तो इस तरह मैं फाइंड कर सकता हूँ कि भाई ड्यूरेशन और डे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मास सेम रहता है और साइज चेंज हो जाता है तो। ठीक है, एक दूसरा केस भी इसमें बन सकता है कि भाई मास भी चेंज हो जाए बट डेंसिटी कैसी रहे, डेंसिटी कांस्टेंट रहे। ठीक है, वो केस देखें अपन। क्या बोल रहे हैं अपन कि भाई डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। साइज के साथ क्या चेंज हो गया, मास भी चेंज हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, देखो भाई कॉन्सेप्ट तो वही अप्लाई होगा, क्या, एंगुलर मोमेंटम बिफोर चेंज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम आफ्टर चेंज। ठीक है, दैट मीन्स L1 विल बी इक्वल टू L2, दैट मीन्स I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 एंड ओमेगा 2, ये होगा ना। अब देखो I1 इज M1 R1 स्क्वायर, साइज तो चेंज हुआ है, मास भी चेंज हुआ है साथ में, है ना, इंटू ओमेगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेट I2 इज M2 R2 स्क्वायर एंड ओमेगा 2 ही होगा। ठीक है, मास मेरे को डेंसिटी कांस्टेंट रखनी है। डेंसिटी का रिलेशन मास के साथ पता है अपन को क्या होता है, क्या होता है, एज मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो M1 इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम V1, डेंसिटी सेम रहेगी। दैट इज मास M1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ इसको, B1 इंटू 4/3 पाई R1 क्यू, ऑलमोस्ट स्क्वायर मान लिया मैंने। M2 विल बी वॉट, वही रो इंटू V2। ठीक है, तो दिस विल बी रो इंटू 4/3 लेट पाई R2 क्यू, ये हो जाएगा। अगर पुट करो इक्वेशन 1 के अंदर, दैट मीन्स दिस इज M1 इज रो इंटू 4/3 पाई R1 क्यू, और इंटू में क्या हो जाएगा, ये R1 स्क्वायर और है, और ये ओमेगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू M2 की वैल्यू पुट कर दूँ 4/3 पाई R2 क्यू इंटू R2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ओमेगा 2, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो। ठीक है, दिस इज व्हाट R1 की पावर 5 ओमेगा 1 इक्वल टू R2 की 5 ओमेगा 2। ठीक है,
ओमेगा 1 2 पाई अपॉन टी 1 इक्वल टू R2 की और 5 2 पाई अपॉन T2, ठीक है। दिस इज R1 5 अपॉन T1 इक्वल टू R2 5 अपॉन T2 हो जाएगा। दैट मीन्स T1 अपॉन T2 विल बी व्हाट R1 अपॉन R2 की पावर 5 हो जाएगा। मतलब डिपेंड रेडियस पे ही करेगा, लेकिन इस बार पावर 5 पर डिपेंड करेगा, पहले पावर 2 पर डिपेंड कर रहा था। ठीक है भाई, आई बात समझ में। तो इस तरह अपन अर्थ का साइज अगर चेंज हो तो एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के थ्रू उसको अपन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना यहाँ कंप्लीट हो गया। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विच इज़ रोटेशनल मोशन। देखें, अब तक अपन ने जो मोशन देखा वो या तो अपन ट्रांसलेटरी मोशन देख रहे थे या फिर सर्कुलर मोशन देख रहे थे। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब या तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, सर्कुलर मोशन मतलब किसी एक एक्सिस के अराउंड रोटेशन हो। रोटेशनल मोशन जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू व्हाट, ट्रांसलेटरी मोशन प्लस सर्कुलर मोशन। मतलब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करते हुए अगर ट्रांसलेटरी मोशन करता है दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ठीक है, जैसे ये कोई व्हील है, ये खुद भी रोटेट कर रहा है लेकिन इसका सेंटर भी आगे ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। मूविंग व्हील जो मोशन करता है दैट इज रोटेशनल मोशन। ठीक है, अभी जो रोटेशनल मोशन है ये कॉम्बिनेशन हो गया भाई, इसमें अपना जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, आगे जा रहा है उसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब एक तरीके से जिस एक्सिस के अराउंड सर्कुलर मोशन हो रहा है वो एक्सिस कैसी एक्सिस है, वो मूविंग एक्सिस है। दैट मीन्स जब अपन मूविंग एक्सिस के अराउंड मोशन को देखते हैं दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब इस रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि भाई सेंटर ऑफ मास तो अपनी वेलोसिटी से आगे जाता ही है। ठीक है, बाकी के जो पॉइंट हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की तो एक ही वेलोसिटी होगी, क्या, VCM, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। सेंटर ऑफ मास तो सर्कुलर मोशन करेगा नहीं, तो उसकी कोई और वेलोसिटी नहीं होगी। लेकिन इस पॉइंट के अलावा बाकी के जो पॉइंट हैं ये पीछे मूव करेगा क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये आगे मूव करेगा। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी लाइट ये पॉइंट P2 है, लाइट ये पॉइंट P1 है, तो ये V1, ये V2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये पॉइंट VCM से इधर भी जा रहा है। ठीक है, और ये पॉइंट P2 पीछे भी जा रहा है। ठीक है, तो टोटल ऑब्जेक्ट जो जा रहा है दैट मीन्स V2 इक्वल टू VCM, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, इसकी ओनली VCM होगी, पर ये जो है ये देखो V1 से आगे भी जा रहा है और ये VCM भी इसके पास है। दिस इज V1 प्लस VCM, इस पॉइंट की वेलोसिटी वही जो इस पॉइंट की, दैट मीन्स VCM प्लस VCM क्या हो जाएगा, 2VCM, मतलब ये ट्वाइस वेलोसिटी से आगे जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स एक इस सेंटर ऑफ मास को छोड़ के जितने भी अपन पॉइंट लेंगे इस पर कहीं भी, उन सबकी वेलोसिटीज़ कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी, और उनमें दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, अपनी ट्रांसलेटरी मोशन की वेलोसिटी का भी और सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी का भी, है ना। अब इस वेलोसिटी की, इस मोशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इस मोशन में क्या होगा कि भाई दोनों मोशन कंबाइन है। अब दोनों मोशन कंबाइन है तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी रोटेशन की, उसमें भी दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो अगर मैं मान लो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन ही बोल सकता हूँ इसको मैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन और रोटेशनल मोशन। तो इस मोशन में क्या है कि भाई दोनों हैं, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, नेट काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगी, दैट विल बी लीनियर काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटरी भी लिख सकता हूँ, और प्लस
जो अपन ने रोटेशन के लिए निकाली, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो हो जाएगी, ठीक है। रोलिंग मोशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसको मैंने अभी रोटेशनल मोशन बोला था। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बात करूँ, लीनियर काइनेटिक एनर्जी तो क्या होती है, मान लो टोटल ऑब्जेक्ट का मास m है, वेलोसिटी v है, तो हाफ mv स्क्वायर, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ i ओमेगा स्क्वायर होती है। अगर मान लो मैं कंबाइंड फॉर्मूला निकालूं, उसके लिए v और ओमेगा, भाई दोनों को या तो v में लिख लो या दोनों को ओमेगा में लिख लो, अपन को रिलेशन पता है, क्या पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r। दैट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो रोलिंग मोशन कर रहा है, जैसे अभी मैंने डायग्राम बनाया था, तो क्या हो जाएगा, वो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा इज v अपॉन r का स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। i क्या है, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, ऑब्जेक्ट का। टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकता हूँ मैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन पढ़ा था अपन ने। रेडियस ऑफ जाइरेशन में क्या पढ़ा था कि टोटल मास को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट कर दो किसके साथ, रेडियस ऑफ जाइरेशन के स्क्वायर के साथ, तो अपने पास क्या आ जाता है, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। दैट मीन्स अगर लेट के क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन है, रेडियस ऑफ जाइरेशन है, तो जो आई है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या हो जाएगा, m के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी टोटल विल बी व्हाट, हाफ कैपिटल mv स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, हाफ i इज m के स्क्वायर और इंटू v स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, ये हो जाएगा। दैट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी भाई, हाफ m तो मैं कॉमन ले लूँ, ये v स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, सॉरी v स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस k स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचेगा, r स्क्वायर। तो दिस विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी व्हाइल एन ऑब्जेक्ट इज इन रोलिंग मोशन, ठीक है। इस तरह अपन उसकी काइनेटिक एनर्जी डिस्कस कर सकते हैं। तो तीनों मोशन में अपन को डिफरेंस करना है, लीनियर में ओनली हाफ mv स्क्वायर यूज़ करना है, ओनली अगर सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन हो रहा है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यूज़ करना है, लेकिन अगर रोलिंग मोशन है तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ अपना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, वेयर k इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है भाई। अभी जो रोलिंग मोशन होगा, ये रोलिंग मोशन विदाउट फ्रिक्शन की प्रेजेंस की भी हो सकता है ना, और विद फ्रिक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसे रोलिंग मोशन होगा किसी भी सरफेस पे, है ना, विदाउट फ्रिक्शन या विद फ्रिक्शन, वो अपन देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन देखें विच इज़ द रोलिंग ऑफ अ बॉडी, रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन स्मूथ सरफेस। देखो, तो विदाउट फ्रिक्शन या फ्रिक्शन की प्रेजेंस में रोलिंग मोशन कैसे हो सकता है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।